हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा कलश में। फ्रेंड्स, ये आज मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कल ही कैबिनेट में पेश हुई है और कैबिनेट को उसकी मंजूरी मिल गई है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। तो वो जो नई शिक्षा नीति है वो सभी एग्ज़ाम के लिए यूपीएससी, बीपीएससी और जो भी है इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। और जैसे बीएड है, बीएड का की जो एग्ज़ामिनेशंस होती है फाइनल ईयर की या फिर फर्स्ट ईयर की, उसमें शिक्षा नीति से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि लॉन्ग क्वेश्चन भी, जो अभी तक नई शिक्षा नीति थी 1986 की, तो उससे संबंधित एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है 16 मार्क्स का। तो ये जो नई शिक्षा नीति है ये तो हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़नी है, खास करके बीएड के जो स्टूडेंट हैं उन्हें पढ़नी है। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो भी जो जो है स्टूडेंट हैं उनके लिए, जो क्योंकि बहुत सारे न्यू जो है इसमें करंट अफेयर्स बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। तो ऐसे भी इंफॉर्मेशन के लिए ये सभी हम लोगों को जानना ज़रूरी है, स्टूडेंट को भी, पेरेंट्स को भी, सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत अच्छी एक तरह से जिसका इंतज़ार 1968 में जिस चीज़ की मंजूरी दी हुई थी, उस मंजूरी को अभी लागू किया गया, अभी इम्प्लीमेंट किया गया 2020 की शिक्षा नीति में। जो कोठारी कमीशन में कहा गया था कि जो जीडीपी है, शिक्षा अगर किसी देश को आगे बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सबसे बेहतर करना पड़ेगा। लेकिन हमारे देश का ये दुर्भाग्य था कि ऐसा नहीं हो पाया था। लेकिन इस शिक्षा नीति में जो देश की जीडीपी का 6% जो है वो शिक्षा में खर्च होगा। अभी तक 3-4 ऐसे ऐसे होता था, मतलब शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था। और उसकी कई सारी वजहें भी है। हमारे देश में बहुत गरीबी है और उसके बाद कई सारी समस्याओं से हमारा देश लड़ता आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर किसी चीज़ का लक्ष्य तय कर दिया गया है, अगर अभी इसे इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है, तो हम ये उम्मीद करते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए कि हम ये उम्मीद करते हैं कि जो सरकार जिसने इस नीति को लागू किया है, तो वो शिक्षा के क्षेत्र में भूटान और छोटे मोटे कई ऐसे देश हैं जो 6% से ज़्यादा, जिन अपने देश के उनके देश की जीडीपी के 6%, 7%, 8% तक वो अपने एजुकेशन पर खर्च करती है। तो सबसे बड़ी जो है ये इसमें गुड न्यूज़ है हम सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी शिक्षकों के लिए, सभी छात्रों के लिए, सभी पेरेंट्स के लिए, कि शिक्षा पर खर्च होगा। देशवासियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। तो और भी जो भी सुधार हुए हैं, बहुत सारे नए नए सुधार हुए हैं जिसकी उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते थे। स्कूली शिक्षा को काफ़ी हल्का बनाने का प्रयास किया गया है, बच्चों के ऊपर बस्तों का बोझ कम करने का प्रयास किया गया है। कई सारे बहुत बेहतरीन जो नियम है, जो घिसा पिटा था, पुराना था, ये 1986 में जो लागू हुआ, उसके बाद 1992 में उसका थोड़ा सा संशोधन हुआ, लेकिन उसके बाद ये फाइनली अब जाके चेंज हुआ है। जो प्रेजेंट अभी हम लोग का चल रहा है उसके अनुसार ये शिक्षा नीति है, स्किल बेस्ड है। तो देखते हैं इसमें कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम लोगों के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला सबसे जो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू की है वो किस आयोग की संस्तुति पर लागू की गई है। तो पूर्व इसरो के प्रमुख कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में कई विशेषज्ञ और कई सारे स्कूल, यहाँ तक कि गांव के लेवल पर जो है परामर्श जो समिति बनी थी, कई लोगों से मतलब गांव ग्रामीण स्तर तक पर इससे सहमति ली गई है। कई सारे विशेषज्ञों से बात करके बहुत ज़्यादा विश्लेषण करने के बाद ये नई शिक्षा नीति बनी है। इसलिए हम कह सकते हैं ये बहुत बेहतरीन है। कई लोगों के उसमें सुझाव जो कि देश को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए वो सब शामिल है। तो ये कस्तूरी रंगन समिति की अध्यक्षता, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस साल के सभी एग्ज़ाम्स में ये पूछने के 100% चांस है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्कूलों में 10+2 ख़त्म
होगा। और जो नया फॉर्मेट है जो मैंने वो हेडिंग में वहाँ दिया भी है, बहुत सारे लोगों ने पूछा और ये सबको लग रहा है ये क्या फॉर्मेट है, 5+3+3+4। तो ये जो फॉर्मेट चेंज हुआ है शिक्षा का, जैसे कि पहले से नर्सरी एलकेजी यूकेजी के बाद 1 से 10 तक हमें सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ता था। फिर जो 11 और 12 वहाँ जाके जो है विषयों का डिवीज़न होता था, जिसको आर्ट्स लेना है वो आर्ट्स पढ़े, जिसको साइंस लेना है वो साइंस पढ़े। लेकिन इसमें जो है जो नई शिक्षा नीति है तो उसमें क्या है कि पहला जो 5 साल है जो स्कूल में जो पहले 5 साल है तो उसमें जो है प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल, कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। और इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए जो है नया पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है, मतलब ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है जो बच्चों के लिए हो, मतलब कि स्टूडेंट को ध्यान में रखकर एक नया पाठ्यक्रम, ताकि उन पर जो है बोझ ना हो पढ़ाई, क्योंकि वो बहुत छोटी उम्र होती है। उस टाइम में अगर बच्चे के ऊपर अगर ज़बरदस्ती बोझ डाला जाता है तो फिर वो उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। जो तो उस जो पाठ्यक्रम है हमारा पुराना, उसमें बदलाव की बात चल रही है। तो देखते हैं कि अभी उसके लिए समिति बनाई जाएगी, क्या बदलाव होने हैं। तो वो 5 साल का वो स्टेज हो गया। आगे हम पढ़ेंगे कि 5 साल तक के जो कक्षा 5 तक की पढ़ाई जो है उसके लिए एक बहुत अच्छा त्रिस्तरीय भाषा फार्मूला जो बहुत दिन से लागू होने की बात चल रही थी और उसको लागू करना बहुत इम्पोर्टेंट था, वो हुआ है कि मातृभाषा में आप शिक्षा दे सकते हैं। आप अंग्रेजी की शिक्षा के लिए किसी बच्चे को जोड़ नहीं दे सकते हैं। अगर बच्चा पढ़ना चाहता है अपनी मातृभाषा में, महाराष्ट्र का बच्चा मराठी में पढ़ना चाहता है, गुजरात का बच्चा गुजराती में पढ़ना चाहता है, हमारे बिहार में जो लोकल लैंग्वेज है अगर बच्चा उसमें कंफर्ट फील करता है पढ़ने में तो उसको उसी भाषा में उसको पढ़ने का अधिकार दिया गया है। और एक बहुत प्रसिद्ध मैंने पढ़ा था इनके बारे में, मिसाइल मैन जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम है, उन्होंने मातृभाषा को लेकर एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मैं आज जो भी हूँ वो इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अपनी प्राइमरी लेवल की जो पढ़ाई है वो अपनी मातृभाषा में की है। देखते हैं कि मातृभाषा का मतलब, अगर क्योंकि हम घर में अपनी जिस भाषा में बात करते हैं उससे डिफरेंट अगर हमको माहौल स्कूल में मिलता है, इसलिए बच्चे ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते, उनको लगता है कि ये एक अलग माहौल है। अगर वहाँ भी स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी तो बच्चे वहाँ बहुत ज़्यादा अपने आप को कंफर्ट फील करेंगे टीचर के साथ और बाकी स्टूडेंट के साथ, कि चलो ये घर जैसा ही है। और उनका पढ़ने में अपनी भाषा में वो पढ़ेंगे जो वो बच्चे से सीख रहे हैं 1, 2 साल 3 साल तक, तो उनको लगेगा कि ये कुछ नया नहीं है। लेकिन जब जैसे ही वो जाते हैं, आजकल का जो फॉर्मेट है कि स्कूल में गए और जाने के साथ इतना बोझ पड़ता है इंग्लिश का, ये इंग्लिश पढ़ो, ये मैकाले की शिक्षा पद्धति, इससे मुझे हमेशा ही बैर रहा है इंग्लिश की पढ़ाई से, तो उससे बच्चे का जो है मानसिक विकास उतने अच्छे से नहीं हो पाता। और फिर इसमें क्या है आगे, जैसे 6 क्लास में बच्चे जाएंगे, 6, 7 और 8, 3 साल, फिर 5 के बाद जो 3 साल है 6, 7 और 8, उसमें बच्चों को जो पढ़ाई है, जो उनका जो कल्चर है उसकी शिक्षा और कुछ प्रोफेशनल स्किल्स जो है उनको जो है बचपन से ही उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। और जो लोकल लेवल पर उनको जो है कुछ जैसे गर्मी छुट्टी वगैरह में उनको कुछ प्रोजेक्ट ऐसा दिया जाएगा, प्रोफेशनल स्किल्स की शिक्षा दी जाएगी, ताकि बच्चे बचपन से ही किसी चीज़ को लेकर जो है कुछ सोचने की क्षमता उनमें बढ़े, कुछ कोडिंग वगैरह या फिर कुछ रीजनिंग से संबंधित, या फिर जिस क्षेत्र में उनको मन लगता हो उससे जुड़ी हुई जो भी शिक्षा है जो उसको आगे काम आएगी, जो जॉब में उनको आगे वो काम आ सकती है, उसका जो छोटे लेवल पे ट्रेनिंग है वो उसको जो है अब स्कूल स्तर पर ही दिया जाएगा, ताकि उसकी सोच विकसित हो आगे बढ़ने के बाद उसे दिक्कत ना हो, उसे कुछ नया ना लगे। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए कि वो अभी से जो है उस चीज़ के बारे में सोचेंगे तो आगे बढ़ के वो बहुत अच्छा कर पाएंगे इस लाइन में। उसके बाद जो चौथा स्टेज है मतलब +4, वो जो है 9वीं से 12वीं तक, मतलब 9 से 12 तक का 4 साल का होगा।
तो इसमें छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी होगी। जैसे कि पहले 10th के बाद हम लोग विषय चुनते थे, तो नहीं, अब हम लोग 8 तक ही वो पढ़ेंगे। उसके बाद 9 से मतलब 9 से लेके 12 तक हम अपने मन के सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर आपको फिजिक्स का पढ़ने का मन है, केमिस्ट्री पढ़ने का मन है, तो पढ़ सकते हैं। उसके साथ अगर हमको पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री या फिर हिंदी, मतलब कोई भी जो आर्ट्स पेपर है, जो अभी तक ऐसा रूल नहीं था। जैसे मेरा ही 12 में जैसे साइंस था, तो मेरा मन था कि नहीं, हमको आर्ट्स पेपर लेना है आगे, तो बहुत दिक्कत हुई थी इसके लिए, तो वो अब ख़त्म होने वाला है। तो अब आप अपने मनपसंद शब्दों शब्दों को, जैसे आपको ठीक है, आपको साइंस में मन लग रहा है, तो आपको एक पेपर में मन लग रहा है कि किसी आर्ट्स के, मतलब अपने हिसाब से आप एक साथ जो है साइंस की भी पढ़ाई कर सकते हैं, आर्ट्स की भी पढ़ सकते हैं, कॉमर्स की भी कर सकते हैं। मतलब आप अपने मन से चाहें तो जिस सब्जेक्ट को एक ग्रुप, मेरे ख्याल से ऐसा बनाया जाएगा, जैसे फिजिक्स के साथ कौन सा पेपर रखना है, या केमिस्ट्री के साथ कौन सा पेपर रखना है, अकाउंट्स रखना है, क्या रखना है, इसके लिए अभी आगे बात होगी। लेकिन ये इसमें ये दर्शाया गया है कि किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई वो जो है अपने जो ये है स्ट्रीम सिस्टम है कि ये साइंस स्ट्रीम है तो सिर्फ साइंस की पढ़ाई करेगा, इसको ख़त्म कर दिया गया। ये बहुत ही शानदार पहल है। एक साथ बहुत सारी क्षेत्र में लोग नॉलेज हासिल कर सकते हैं इसमें, तो ये बहुत ही इससे अच्छा कदम कहा जाए, और इसकी बहुत आवश्यकता थी आज के समय में खासकर। तो ठीक है, अब ये बहुत लंबा हो गया है, तो चलते हैं अगला जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है इस नई शिक्षा नीति में, तो उसको जानते हैं। इसके बाद जो पॉइंट है वो है छठी कक्षा से रोजगार परक शिक्षा। इसके बारे में हम लोग पिछले टॉपिक में ही बात कर चुके हैं कि छठी कक्षा से ही जो है वो प्रोफेशनल स्किल्स की शिक्षा दी जाएगी। तो इसमें कस्तूरी रंगन ने कहा है कि अब छठी कक्षा के बच्चे को ही छठी कक्षा से ही बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल्स की शिक्षा दी जाएगी, और स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। मतलब जैसे कि हमने पीछे भी बोला कि जो है स्थानीय लेवल पर या घर के ही लेवल पे उसे कुछ ऐसा प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा कि जो स्किल्स उसे स्कूल में सिखाए जा रहे हैं उसके में वो उसका वो काम भी कर सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल जो थ्योरी बेस्ड शिक्षा जो भी है वो नहीं, प्रैक्टिकल बेस्ड शिक्षा कि हम जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकली कैसे उतारें जीवन में। तो उसकी जो है पढ़ाई आपको 6 क्लास से ही ये शुरू कर दी जाएगी, और इस व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी, ये उनका कहना है। उनका कहना है कि हम ऐसा स्किल आपको बचपन से ही दे देंगे, या तो आप अच्छी नौकरी लेंगे, रिसर्च के लाइन में जाएंगे, अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो आप अपने स्किल से ही ऐसा जॉब अपने आप ही वो काम कर लेंगे कि आप कभी भूखे नहीं रहेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है बेरोजगारी ख़त्म करने के दृष्टिकोण से। तो जो तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो भी स्टूडेंट को पॉइंट ऑफ जो व्यू में रखा गया है उनके लिए ही तैयार किया गया है। इसको भी जो 10वीं और 12वीं के बोर्ड को लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं, और बच्चे के गार्जियन भी रहते हैं, समाज के लोग भी रहते हैं। अरे तुम्हारा जो है अभी बोर्ड का एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, बच्चे मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं कि पता नहीं कौन सा बड़ा एग्ज़ाम है 10th का और 12th का, तो उसको उसके महत्व को कम करने की कोशिश की गई। और इसमें क्या है कि इसमें जैसे कि एग्ज़ाम को हल्का बनाना, मतलब उसको रटने रटाने, जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं रट लो, पता नहीं तुमको उसका बेसिक नॉलेज है कि नहीं, साल में एक बार लास्ट एक महीने में पढ़ लो, और कुछ उसके बारे में डीपली है नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है, और एग्ज़ाम में बस रट लिए, और जो रट लिए उनको 99% आ गया, और जो समझ समझ के पढ़ रहे थे उसको 80% 90 किसी तरह छू पाते हैं। हो सकता है उनको रटने की आदत ना हो, इसे याद ना रह पाता, लेकिन वो समझ जाते हैं। लेकिन एग्जामिनर क्या है कि वो रटी रटाई लाइन बाय लाइन जो उन्होंने लिखाया है वो एग्ज़ाम में छाप दो तो वो नंबर मिल जाता। तो इसको चेंज करने की बात हो रही, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे कि अभी हाल में ही बोर्ड के रिज़ल्ट आए हैं और बहुत सारे बच्चे जिनके कम नंबर आए हैं, सुसाइड की खबरें आई है। मतलब इसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया है कि बच्चे सुसाइड तक कर रहे हैं इसकी में कम नंबर आने की वजह से, जबकि भविष्य में इसका कोई काम ही नहीं है। आप बस पास, जैसे आप ग्रेजुएशन पास कर रहे हैं, इसको पास करना है, आपके मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। आपके
जो अंदर टैलेंट है, आपके अंदर कितना ज्ञान है, इसकी वैल्यू आगे जाकर होती है। आपको 99% है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आईएएस बन जाएंगे। आप 60% भी है आपके पास, लेकिन आपके अंदर अगर नॉलेज है, आप अगर मेहनत करते हैं, तो आप डेफिनेटली आईएएस बनेंगे। 99% वाला हो सकता है ना भी बने, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोर है पढ़ने में या फिर कुछ भी। डेफिनेटली उसको 99% आए हैं तो वो होगा ही अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसको 60% आए हैं तो वो बच्चा पढ़ने में वीक है, या फिर उसे इतना प्रेशर दिया जाए कि वो आगे पढ़ने का उसे मन ही ना करे। तो ये जो बहुत अच्छी है कि कोचिंग का जो माया जाल फैला है, उसको भी कम करने की कोशिश की गई है। जो है, देखते हैं क्या इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन ऐसा है कि ये सब ध्यान में रखा गया है कि बच्चे के ऊपर बोझ ना हो। तो ये बहुत अच्छा सुझाव है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये जो अगला पॉइंट है, इसकी भी चर्चा हमने पहले ही कर दी है कि 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई होगी, और जहाँ तक संभव हो सके, अगर वो बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसे स्थानीय स्तर जो भी उसकी भाषा है उसमें पढ़ाई उसे मतलब उससे कोई प्रेशर नहीं डाल सकता है कि नहीं आप पढ़ेंगे। और इंग्लिश जो है जो है एक अलग अपना जो सब्जेक्ट है, उसी के रूप में काम करेगा। किसी को कोई ये नहीं रहेगा कि प्रेशर नहीं रहेगा इंग्लिश को पढ़ने का। तो ये बहुत अच्छा है, ये होना ही चाहिए। अपने देश की भाषा को सीखने पर, अपने जो स्थानीय स्तर की भाषा सीखने पर ज़्यादा जोर देना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। अगला पॉइंट क्या है, ये तो बहुत ज़्यादा मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि इसमें क्या है कि स्कूलों में ऐसा होगा, बच्चों की परफॉर्मेंस का आकलन ऐसे होगा, मतलब कि उसमें रिपोर्ट कार्ड जो पहले कॉपी चेक करके नंबर दिया जाता था, तो उसको चेंज किया जाएगा। सिर्फ शिक्षक ही नहीं, उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा, मेरे ख्याल से कभी अपने आप को कम मार्क्स नहीं देगा या अपना आकलन सही से नहीं कर पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा सहपाठी, और तीसरा उसके शिक्षक, तो तीनों मिल के जो है रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। और नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा, जो बच्चों के सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा। और 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके करीब 2 करोड़ बच्चों को फिर से दाखिला दिलाया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि जो बच्चे जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं बीच में गरीबी के कारण, तो या फिर किसी भी कारण से, तो उन 2 करोड़ बच्चों को फिर से दाखिला दिलाया जाएगा स्कूल में। तो ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की। और बहुत सारी ऐसी बातें होती है कि जो सिर्फ कागज़ों पे रह जाती है, लेकिन ये देश को आगे बढ़ाने के लिए ये जितनी भी चीज़ें इस शिक्षा नीति में लागू जो भी दी गई है, जिसकी भी बातें हुई है, वो अगर ज़मीनी स्तर पर लागू हो जाए, तो भारत को फिर विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ये जो अगला टॉपिक है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इससे बहुत ज़्यादा लोग जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, अगर तो वो रिलेट कर पाएंगे खुद को कि उन्होंने क्या मिस कर दिया, और ये जो सिस्टम जो अब लागू होने वाला है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, किसी कारण से आप 1 साल का एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद किसी कारणवश आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है, तो अगर वो अभी जो ऐसा होता है, तो वो ऐसा टर्म है कि अगर आपने 5 साल के अंदर ग्रेजुएशन नहीं पूरा किया, तो आपको फिर से वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट जो थर्ड है वो फिर से देना पड़ता है। आपकी डिग्री की वैल्यू 5 साल में आपको लेना ही पड़ता है, नहीं तो फिर से आपको सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन अब क्या है, आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ गई, उस साल का सर्टिफिकेट आपको उसी साल मिल जाएगा। उसके बाद आप जब भी अपनी जिम्मेदारियों से या फिर जिस कारण से छोड़ दी, वो कारण आपका ख़त्म हो जाता है, आप फिर से पढ़ना चाहते हैं, तो उस सर्टिफिकेट के बाद आप दूसरे ईयर में एडमिशन ले सकते हैं और अपना ग्रेजुएशन पूरा कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में अगर आपने छोड़ा है तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। आप छोड़ना चाहते हैं तो फिर कुछ दिन का गैप हो गया, उसके बाद फिर आप ग्रेजुएशन करिए तो फिर आपका ग्रेजुएशन फाइनल हो जाएगा। तो इसमें ये नहीं है कि आपको 5 साल के अंदर ही अपना ग्रेजुएशन पूरा करना है। चलिए देखते हैं इसमें और क्या लिखा है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि नई नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट
व्यवस्था लागू किया गया है। आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो कोई उपाय नहीं होता। लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। यह छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला। अभी जिसकी बात हमने की कि अगर छोड़ देते हैं, ठीक है, वो कुछ दिन के बाद आते हैं, तो उनको ऐसा नहीं कि उनका डिग्री ख़त्म हो जाएगा, उनको फिर से करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो और फ्यूचर में ग्रेजुएशन में जाने वाले हैं। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है और शोध में नहीं जाना है। वहीं शोध में जाने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में एमए कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति के मुताबिक यदि कोई छात्र इंजीनियरिंग कोर्स को 2 वर्ष में ही छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग छात्रों को भी बड़ी राहत मिलेगी। 5 साल का संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स लाया जाएगा। तो हम देखते हैं कि अगर आपको नॉर्मल नौकरी लेनी है ग्रेजुएशन के बाद तो आपको 3 साल का ही करना है। लेकिन जिनको पीजी जिनको मतलब पीएचडी करना है, रिसर्च के लाइन में जाना है, तो उन्हें जो है 4 साल का ग्रेजुएशन है। और जो एमए है वो 1 ही साल का, जैसे अभी 2 साल का एमए है तो इसमें 1 साल का एमए है। और जो ये ऊपर ग्रेजुएशन वाला सिस्टम था वो इंजीनियरिंग के छात्रों को भी ये प्रोवाइड किया गया है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो रिसर्च के लाइन में जाना चाहते हैं तो उससे संबंधित आपको पढ़ाई जो है ग्रेजुएशन लेवल से ही शुरू हो जाएगी ताकि आप रिसर्च के क्षेत्र में जाने के बाद अच्छा कर सकें। एक महत्वपूर्ण बदलाव इसमें जो है उच्च शिक्षा में हुआ है। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो इसमें जो है नई शिक्षा नीति में एमफिल जो है उस कोर्स को ख़त्म कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। तो नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद सीधे पीएचडी कर सकेंगे। और 4 साल का डिग्री ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो है उसके बाद फिर एमए और उसके बाद बिना एमफिल के ही पीएचडी कर सकते हैं। तो ये ख़त्म करने को एक बड़ा बदलाव माना गया है कि एमफिल का अब कोई काम नहीं है। आप डायरेक्ट एमए करने के बाद पीएचडी कर सकते हैं। पहले जैसे कि अगर आप पीजी किए हुए हैं उसके बाद अगर आप एमफिल किए गए तो आप किए हुए तो आपका वेटेज ज़्यादा होता था। तो अब स्टूडेंट वो भी करते थे, फिर पीएचडी करते थे। तो इससे काफ़ी लेंदी हो जाता था जो प्रोसेस था पूरा। तो उसे अब ख़त्म कर दिया गया है। तो इसका काफ़ी विरोध भी हो रहा है। तो देखते हैं, ये छात्र के हित में ही है एक तरह से मेरे ख्याल से। अगला जो है वो अभी तक जो हम लोग की यूजीसी थी, एनसीटी थी, एआईसीटी थी, अलग अलग मतलब जो थे संस्थाएं थी शिक्षा से संबंधित, उन सबको ख़त्म करके एक जो है उच्च शिक्षा के लिए एक शिक्षा आयोग बनेगा और जिसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री ही करेंगे। तो देखते हैं अमित खरे जी ने क्या बताया। उन्होंने कहा है कि उच्च शिक्षा में यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई की जगह एक नियामक होगा। कॉलेजों को स्वायत्तता देकर 15 साल में विश्वविद्यालय से संबद्धता की तैयारी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। मतलब कई सारे बदलाव जो है किए गए हैं जो बिल्कुल भी नहीं बदला था। पिछले कितने वर्षों से लगातार एक ही शिक्षा नीति हमारे देश में थी। तो वो सब बदलाव, बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। एक शिक्षा आयोग बनाने की तैयारी है। सबकी एक साथ जो है सब जो भी संस्था है सब में अलग अलग वो नहीं होगा, एक ही शिक्षा आयोग होगा। उसी से सारा जो देश की शिक्षा व्यवस्था है उससे कंट्रोल होगी। आगे अगला पॉइंट क्या है, नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम का ऑफर दिया जाएगा। यह संस्थान के लिए अनिवार्य नहीं होगा। यह राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा यह परीक्षा कराई जाएगी। तो कॉलेजों में जो है अलग अलग एग्ज़ाम ना होकर एक ही साथ एग्ज़ाम होगा जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यह प्रोग्राम कराएगी और फिर उसके बाद मार्क्स के आधार पर अलग अलग कॉलेज स्टूडेंट्स को मिले। जो अगला टॉपिक है, स्कूल में प्री प्राइमरी लेवल पर स्पेशल सिलेबस तैयार होगा। इसके बारे में भी हमने शुरू में ही बात की थी कि जो प्री प्राइमरी शिक्षा है उसके लिए एक नया सिलेबस तैयार किया जाएगा। पहले 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए
और फिर 5 क्लास तक के बच्चे के लिए मतलब जो पूरा सिलेबस है उसमें कुछ जो है सुधार करने की, जो स्टूडेंट के लिए अच्छी हो सके, स्टूडेंट को बोझ ना लगे पढ़ाई, तो वो जो है उसकी व्यवस्था की जा रही है इस शिक्षा नीति में। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। स्कूल शिक्षा सचिव अनीता करवाल ने बताया कि स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा में 10-10 बड़े सुधारों पर मुहर लगाई गई है। नई नीति में तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके तहत 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे आएंगे। 2025 तक कक्षा 3 तक के छात्रों को मूलभूत साक्षरता तथा अंक ज्ञान सुनिश्चित किया जाएगा। मिडिल कक्षाओं की पढ़ाई पूरी तरह बदल जाएगी। कक्षा 6 से 8 के बीच विषयों की पढ़ाई होगी। अगला पॉइंट है स्कूल कॉलेजों की फीस पर नियंत्रण के लिए तंत्र बनेगा। अभी सरकारी कॉलेज स्कूल सभी की फ़ी बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन जब हम प्राइवेट की लाइन में जाते हैं तो प्राइवेट कॉलेज की तरफ या प्राइवेट स्कूल की तरफ, तो उसका जो फ़ी है वो बहुत ज़्यादा है। वो मनमानी फ़ीस वसूल करते हैं स्टूडेंट से। और जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, राज्य के विश्वविद्यालय हैं, डीम्ड विश्वविद्यालय और प्राइवेट, सबके अलग अलग नियम हैं। तो उन सभी के लिए एक जो है समान नियम लागू किया जाएगा और उन जो मनमानी फ़ीस लेते हैं उस पर भी नियंत्रण करने के लिए एक कमीशन तैयार होगा, उस पर निगरानी रखेगा ताकि वो जो है किसी से भी ज़्यादा फ़ी वसूल ना कर सके। जो भी एक लिमिट में होता है, जिस किसी कोर्स के लिए एक लिमिट में जो फ़ी है वो वसूल कर सके और जो उनकी मनमानी है वो ख़त्म हो सके। तो ये भी एक अच्छा कदम है, इस शिक्षा नीति की में एक अच्छा सुधार है। तो ये अगर ज़मीनी स्तर पर लागू होता है तो इससे स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को काफ़ी राहत मिलने की संभावना है। अगला पॉइंट है वो रिसर्च से संबंधित है। हमारे देश में रिसर्च की उतनी सुविधा नहीं है। लोग डिग्री प्राप्त करके नौकरी की तरफ जो है ज़्यादा अपना रुख करते हैं, लेकिन अभी हमारे देश में ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं थी कि लोग रिसर्च के लाइन में जा सकें और नए नए खोज कर सकें, नई नई चीज़ों पर जो है एक्सपेरिमेंट कर सकें या फिर जो इन्वेंशन कुछ कर सकें नया। तो इसके लिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है वो बनाने की तैयारी की जा रही है। तो उच्च शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में बदला जाएगा और 2030 तक हर जिले में या उसके आसपास एक उच्च शिक्षण संस्थान होगा। मतलब पूरे देश के हर जिले में एक उच्च शिक्षण संस्थान खोलने की तैयारी की जा रही है और इसका लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया है। और एक विश्वविद्यालय खोलने की भी बात है कि विश्वविद्यालय लगभग हर जिले में हो, ताकि जो भी जो छात्र हैं वो उन्हें जो भी एक पढ़ाई करने के लिए या फिर किसी भी समस्या के समाधान के लिए कहीं दूर न जाना पड़े। जैसे कि अभी पढ़ाई के लिए बहुत छात्र बाहर उन्हें जाना पड़ता है, तो उनको अपने ज़िले में सारी सुविधा जो है 2030 तक ऐसी इस नीति में सुधार करने की बात की गई है कि 2030 तक हर ज़िले में एक जो है अच्छे क्वालिटी का, अच्छे स्तर का शिक्षण संस्थान जो है खोलने की तैयारी की जा रही है। और शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है ताकि जो है रोजगार परक शिक्षा जिसे बोलते हैं वो बच्चों को मिल सके और जो बेरोजगारी की समस्या है वो कम हो सके। इसमें ऑनलाइन शिक्षा का क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट तैयार करना, वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूल शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल संसाधनों से लैस कराने जैसी योजनाएं शामिल है। तो शिक्षा में बहुत सारी चीज़ों को बदला जा रहा है, डिजिटल शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। ये सब आज के टाइम के लिए एक बहुत बड़ा कदम है इस शिक्षा नीति में। अगला पॉइंट है स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षा भी नई शिक्षा नीति के दायरे में होगी। तो जितनी भी जो अलग अलग है उच्च शिक्षा के साथ जो कृषि की सेक्टर की जो एजुकेशन है, लॉ का जो एजुकेशन है, मेडिकल लाइन है या फिर जो भी टेक्निकल एजुकेशन है, तो सभी नई शिक्षा नीति जो भी अभी लागू हुई है उसके दायरे में सारी जो जितनी भी शिक्षा है, शिक्षा संस्थान है, सभी उसके दायरे में आते हैं।
उसके बाद अगला क्या है, कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा और इन्हें सहायक पाठ्यक्रम नहीं कहा जाएगा। तो जो नई शिक्षा नीति है उसमें कला, संगीत, शिल्प, खेल और योग है और सामुदायिक सेवा है, वो सब भी पाठ्यक्रम में शामिल होंगे। उनको ये जो है सहायक पाठ्यक्रम, जैसे अभी हम लोग डांस सीखने का मन हो या फिर म्यूजिक सीखने का मन हो या फिर खेल वगैरह जो भी होता था, अभी सब कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में शामिल था। वो कुछ भी उस सब इसमें नहीं था कि सिलेबस में उसको शामिल किया जाएगा, लेकिन इस नीति, शिक्षा नीति में सभी जो है ये सब कला, संगीत वगैरह सबको सिलेबस में शामिल किया जाएगा और ये एक विषय के तौर पर पढ़ाए जाएंगे। तो अगर किसी को खेल का विषय पसंद है, किसी को डांस करना है, वो सब अब पाठ्यक्रम में ही होगा। तो किसी भी स्टूडेंट को अपना मन नहीं मारना पड़ेगा कि हमको पढ़ाई करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है। उसको उसके पसंद की शिक्षा देने के लिए, तो अपने मन से अगर कोई अपने पसंद के सब्जेक्ट को पढ़ता है तो उस क्षेत्र में वो ज़्यादा आगे बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार में एक बहुत अच्छा कदम मैं से मानती हूँ। तो चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला जो इम्पोर्टेंट इसमें सुधार हुआ है और फिर बदलाव जो हुए हैं, इसमें ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। जैसा अभी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भी चल रहा है, तो उसके तहत अभी खास करके जो कोरोना महामारी के दौरान जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो इसमें एक मतलब व्यापक सुधार हुआ और बहुत बड़ा एक उसमें बदलाव हुआ है। लॉकडाउन के दौरान जो है स्कूल और कोचिंग वगैरह भी ऑनलाइन एजुकेशन, ऐसे पहले से भी भारत में कुछ साल से बहुत ज़्यादा ये हम देख रहे हैं कि बहुत सारा कोचिंग ऑनलाइन है। अभी यूट्यूब पे जैसे है बहुत सारे चैनल जो है ऑनलाइन पढ़ाई करवाते हैं, कम्प्लीटली ऑनलाइन पढ़ाई करवाते हैं वो लोग। तो ऐसा ही जो है सरकार के द्वारा भी जोर दिया गया है, समय को जो है बदलते समय को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर, लैपटॉप और फ़ोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात कही गई है। क्योंकि बच्चे आजकल ज़्यादा मोबाइल, लैपटॉप में समय देते हैं, तो वहीं उसे अगर पढ़ाई की जो चीज़ है वो मिल जाए तो वो अपना पढ़ाई भी अच्छे से कर सकेंगे और उनका मन भी लग सकेगा। तो इस पर ध्यान देने की कोशिश की गई है। तो और उसके बाद अगला टॉपिक है, हर जिले में कला, करियर और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित किया जाएगा। तो कला वगैरह पे भी जैसे कि पहले ध्यान नहीं दिया जाता था, उसे एक साइड से रखा जाता था, तो इसमें भी इसके ऊपर भी ध्यान देने की जो पहल है वो नई शिक्षा नीति में की गई है और इसके लिए एक विशेष बोर्डिंग भवन, बाल भवन स्थापित किया जाएगा इसके लिए। अगला पॉइंट है, अभी हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग अलग नियम है और नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के लिए समान नियम होगा। तो ये हम लोग पहले भी देखे हैं, इससे पहले भी जो सभी यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो अपना अलग अलग नियम बनाती है। गवर्नमेंट जो है वो इंस्टीट्यूशंस और जो विश्वविद्यालय वगैरह हैं तो उसके अलग नियम है। तो अब सभी के लिए एक नियम जो है लागू होगा, ताकि स्टूडेंट जो है वो अलग अलग तरह से उनको परेशान न किया जा सके। एक सरकार के द्वारा नियम बनाया जाएगा जिसके तहत सभी लोग काम करेंगे। अगला पॉइंट है, एचआरडी का नाम बदला गया है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है वो पहले भी 1986 से पहले भी 1985 में उसका नाम जो है वो शिक्षा मंत्रालय ही था, लेकिन उसका नाम बदल के जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। तो फिर से इसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है पॉइंट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ये जो अगला टॉपिक है, त्रिभाषा फार्मूला, इसके बारे में भी पिछले टॉपिक में भी हम डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। तो विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। मतलब संस्कृत जो है हमारी जो देवभाषा जिसे कहा जाता है, सबसे पुरानी भाषा है ये, तो इसके ऊपर जो है खास ध्यान दिया गया है। हमारी संस्कृति
इससे जुड़ी हुई है हमारी सभ्यता संस्कृत भाषा से। तो त्रिभाषा फॉर्मूला में भी यह विकल्प शामिल होगा। इसके मुताबिक किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी। भारत की अन्य पारंपरिक भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। मतलब भारत की परंपरा को बनाए रखने पर ध्यान दिया गया है इस शिक्षा नीति में। विद्यार्थियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत 6 से 8 ग्रेड के दौरान किसी समय भारत की भाषाओं पर एक आनंददायक परियोजना गतिविधि में भाग लेना होगा। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत जो है जो स्टूडेंट को जो है भारत की भाषाओं पर आधारित एक जो है परियोजना जो प्रोजेक्ट है उसमें भाग लेना पड़ेगा। कोरियाई, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी भाषाओं को माध्यमिक स्तर पर पेश किया जाएगा। मतलब अगर कोई बच्चा ये भाषा सीखना चाहता है तो ये माध्यमिक स्तर पर आकर इस भाषा को वो एक्स्ट्रा भाषा के रूप में सीख सकता है। जो आज का ये नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है वो पूरा तो कवर करना बहुत ही मुश्किल है एक साथ। अगले बार फिर से जो है जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेकर एक और वीडियो बनाने की कोशिश होगी कि जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे सिर्फ वही प्रश्न जो है वो शामिल होंगे। तो ये जो आखिरी जो आज का इम्पोर्टेंट इसमें जो विदेश नीति में वो ये है कि विदेशी यूनिवर्सिटीज़ को भी भारत में कैंपस खोलने की अनुमति दी जाएगी। तो इसके तहत जैसे कि भारत के बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं विदेश में, तो विदेश की यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे अपना कैंपस खोलने के लिए मिलेगा। तो जो विदेश जाना चाहते हैं नहीं जा पा रहे, जो जाना चाहते हैं वो जाएंगे ही, या फिर वो भारत में ही रह के पढ़ाई कर सकते हैं, उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और जो नहीं जा सकते थे तो वो उनके लिए भी ये फ़ायदा है कि वो यहाँ पर ही रहकर ऐसी मतलब विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकेंगे। तो ये भी सरकार की एक बेहतरीन पहल है जो भारत के लिए फिर वो वहीं पे काम करने लगते हैं। मतलब जो होता है कि बाहर ही वो बस जाते हैं वहाँ पे पढ़ाई करके। तो अब क्या होगा कि इससे शिक्षा का स्तर जो है बढ़ेगा। अगर वो जैसे कि कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है बाहर की, वो यहाँ कैंपस खोलेगी अपना, तो वो वहाँ के स्टूडेंट जो पढ़ेंगे, जो उनको नॉलेज होगा उसको वो भारत में ही ऐसी कोशिश भारत में पढ़ाई करेंगे तो वो भारत में ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने नॉलेज को। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। और इसमें क्या है तो ST SC OBC SEDGS स्टूडेंट के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को बढ़ाया जाएगा। तो जो इनके लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है उसको बढ़ाया जाएगा। NEP 20 के तहत स्कूलों से दूर रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य वापस लाया जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो उनका ये सोचना है कि जो भी 2 करोड़ बच्चे बीच में ही अपनी स्कूली पढ़ाई छोड़ चुके हैं किसी न किसी वजह से, गरीबी की वजह से या फिर पारिवारिक समस्या या कुछ भी समस्या से, तो उन सबों को फिर से जो है शिक्षा में वापस लाया जाएगा। तो ये जो सारी शिक्षा नीति के जो महत्वपूर्ण 20 पॉइंट थे उसको हम लोगों ने अभी देखा है। और भी जो इसमें इम्पोर्टेंट लगेगा उसको मैं अगले जो MCQ जो एक सीरीज़ लाऊंगी तो उसमें मैं उसे कवर करने की कोशिश करूँगी कि कुछ छूटे भी ना एग्ज़ाम के लिहाज से। तो आज के लिए इतना ही। और अगर ये शिक्षा नीति आज आपको समझ में आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में अपने सुझाव दें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, अभी करंट टॉपिक है कि अभी ये सभी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो इसको समझना जो है कई लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, जो भी PDF वगैरह आता है सरकारी, क्योंकि वो बहुत कठिन शब्दों में होता है। तो आसानी से अगर समझना चाहते हैं तो ये मेरे ख्याल से ये वीडियो उनके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। और मैं अगला भी वीडियो लाऊंगी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसमें प्रश्न होंगे जो पूछे जा सकते हैं, तो उससे अभी मैं शामिल करूँगी अपने वीडियोज़ में जो भी क्वेश्चन होंगे इम्पोर्टेंट। तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।